चैप्टर 6 सीनियर सिस्टर, आपकी मौत कितनी दर्दनाक थी। झंग एक्सायन मुस्कुराया। ये बूढ़ा आदमी वाकई बहुत सीधा बात करने वाला था। आपकी पारखी नजर वाकई कमाल की है डाओइस्ट मास्टर। झंग एक्सायन ने अपना टीकअप नीचे रखा। मैंने सच में कल्टीवेशन की दहलीज को छू लिया है, लेकिन मैं अब भी उसे पार करने में असमर्थ हूं। बूढ़े डाओइस्ट सोमवेई धीरे से बोले, ड्यूक ऑफ ज़ेंगो, आपने अभी देखा, मेरा नाकाबिल चेला 10 साल से मेरे साथ है, फिर भी वो केवल इन्नेट रियल्म के मिड लेवल तक पहुंच पाया है। जहां तक आपकी बात है, आपकी इंटरनल एनर्जी पूरी तरह संतुलित है, आप सफलता से बस एक कदम दूर है। लेकिन मेरी नजर में आपके पास दो जरूरी चीजों की कमी है। कौन सी दो चीजें? स्पिरिचुअल रूट्स और इस दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी। सोमवेई ने अपनी बात जारी रखी। अगर मेरा अंदाजा सही है तो आपके पास स्पिरिचुअल रूट्स नहीं है, वरना आपके मौजूदा लेवल पर आप अब तक अपने शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी खींच चुके होते और क्यूआई रिफाइनिंग के शुरुआती स्टेज पर पहुंच जाते। और हाँ, इससे भी बड़ी समस्या इस दुनिया की बेहद कम स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो कल्टीवेशन को लगभग नामुमकिन बना देती है। अगर आप क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज में प्रवेश कर भी जाते तो आप बिना जड़ के पेड़ या बिना पानी के पौधे की तरह होते। बोलते समय सोमवेई ने धीरे से अपनी हथेली उठाई। उनकी उंगलियों के बीच रोशनी की किरणें जमा हुई, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ बन पाती, वे गायब हो गई। तो स्पिरिचुअल रूट्स के अलावा आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी की भी समस्या है। झंग एक्सायन, जो नामुमकिन मुश्किलों को पार करने के आदी थे, उन्होंने आगे पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं, डाओइस्ट मास्टर, आप मूल रूप से किस सेक्ट के थे और आप यहाँ कैसे पहुंचे? सोमवेई ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। मेरा सेक्ट बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, अब मैं बस एक भटका हुआ कल्टिवेटर हूं। देखिए मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी कम हो गई है, मैं अपने रास्ते के आखिरी मोड़ पर हूं। झंग एक्सायन समझ गए कि सोमवेई इस बारे में और बात नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने जिद नहीं की। इसके बजाय उन्होंने कुछ देर इधर उधर की बातें की। काफी देर बाद झंग एक्सायन जाने के लिए उठे। सोमवेई भी उन्हें विदा करने के लिए खड़े हुए। तभी अचानक झंग एक्सायन बीच में ही रुके और पूछा, डाओइस्ट मास्टर, क्या आप ली मियाओइंग को जानते हैं? जैसे ही ये शब्द उनके होठों से निकले, सोमवेई का व्यवहार एकदम से हिंसक हो गया। तुम कौन हो? वे दहाड़े। कमरे में स्पिरिचुअल प्रेशर की एक जबरदस्त लहर उठी, जिसने सारा फर्नीचर पलट दिया। उसी पल सोमवेई ने अपनी लंबी आस्तीन घुमाई और झंग एक्सायन को तुरंत काबू में करने के लिए हमला कर दिया। लेकिन झंग एक्सायन इसके लिए तैयार थे। उन्होंने अपने हाथ मिलाए और सीधे सोमवेई के हमले का सामना किया। बूम! पूरा कमरा धमाके के साथ दहल गया। उसी समय चांदी की रोशनी की एक लकीर झंग एक्सायन के पास से गुजरी। रुई शॉर्ट स्वॉर्ड सीधे सोमवेई के सुरक्षा घेरे को चीरती हुई उनकी गर्दन के पीछे यूजे एक्यूपॉइंट से आधा इंच दूर रुक गई। ये सब पलक झपकते ही हो गया। सोमवेई ने खून की एक उल्टी की। उनका सुरक्षा घेरा टूट चुका था और शरीर अंदर से कांप रहा था। ये कैसे संभव है? तुम एक मैजिकल आर्टिफैक्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? डाओइस्ट मास्टर, कृपया शांत हो जाइए, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। झंग एक्सायन ने मौके का फायदा उठाया और तुरंत एक सुरक्षित दूरी पर पीछे हट गए। सच कहूं तो उन्हें सोमवेई अच्छे लगे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ली मियाओइंग का नाम सुनकर वे इतने हिंसक हो जाएंगे। वो बूढ़ा आदमी तुरंत अपना कंट्रोल खो बैठा था और उन्हें यह भी अंदाजा नहीं था कि रुई शॉर्ट स्वॉर्ड इतनी ताकतवर होगी। सोमवेई एक क्यूआर रिफाइनिंग मास्टर थे, फिर भी उनका सुरक्षा घेरा इस तलवार के सामने कागज की तरह निकला। बूढ़े चोर, मर जा। अधेड़ उम्र के टाओइस्ट वायु यू ने अपने गुरु को घायल देखा तो उनका पुराना गुस्सा जाग उठा। उनकी आंखें लाल हो गई और वे आगे झपटे। झंग एक्सायन ने उनकी ओर देखा तक नहीं, उन्होंने बस अपना हाथ हवा में लहराया और इंटरनल एनर्जी का एक झोंका छोड़ा। वायु यू जिस रफ्तार से आए थे उससे कहीं ज्यादा तेजी से पीछे जाकर गिरे। हालांकि उन्हें चोट नहीं आई, लेकिन यह अपमान किसी घाव से ज्यादा गहरा था। ये जानते हुए कि झंग एक्सायन ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की थी, वायु यू चिल्लाए, अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो उसे मुझ पर निकालो। मेरे मास्टर को छोड़ दो। उसे 10 साल पुराना वो समय याद आ गया जब वो इतना ही मजबूर था और अपनी प्यारी सीनियर सिस्टर को इस बूढ़े चोर के हाथों अपमानित होते देख रहा था। और अब उसके मास्टर भी, ये बूढ़ा चोर मरने के लायक है। झंग एक्सायन ने आगे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और सोमवेई की ओर देखा। डाओइस्ट मास्टर, मैं बस एक नाम के बारे में पूछ रहा था, इतनी नफरत की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी रुई शॉर्ट स्वॉर्ड वापस बुलाई और मन ही मन सोचा कि इस हथियार के साथ सोमवेई को संभालना मुश्किल नहीं होगा। बुरी तरह घायल सोमवेई ने गुस्से में झंग एक्सायन को देखा। तुमने वो नाम कहां सुना? झंग एक्सायन जानते थे कि वो सिस्टम्स के बारे में नहीं बता सकते, इसलिए उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, एक दोस्त ने मुझे बताया था। बकवास। सोमवेई नफरत से बोले, तुम्हें जो करना है करो, मुझे मार डालो, मेरे टुकड़े कर दो। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी गर्दन ऊपर कर दी, जैसे किसी शहीद की तरह मौत का इंतजार कर रहे हो। ये चल क्या रहा है? झंग एक्सायन उन्हें बिल्कुल नहीं मारना चाहते थे। उन्होंने फिर कोशिश की, मैं वाकई सिर्फ किसी के बारे में पूछना चाहता था। दुर्भाग्य से सोमवेई ने जवाब देना बंद कर दिया था। वे बस अपनी गर्दन आगे किए लेटे रहे। तभी वायु यू लड़खड़ाते हुए उठे, आगे बढ़े, फिर पीछे गिरे और फिर आगे बढ़े। कई कोशिशों के बाद भी जब वे झंग एक्सायन के करीब नहीं पहुंच पाए तो वे जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। तुम राक्षस हो, तुमने मेरी सीनियर सिस्टर को तड़पाया और अब तुम हमें भी नहीं छोड़ोगे। मेरे मास्टर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम इतने क्रूर क्यों हो? ओह सीनियर सिस्टर, आपकी मौत कितनी दर्दनाक थी। आंगन में खड़े युवा चेले डर के मारे कांप रहे थे। झंग एक्सायन को अचानक बहुत अजीब महसूस हुआ। उन्हें लगा जैसे वे कोई विलेन हो जो कमजोरों को सता रहा है, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। तभी नीले कपड़ों में एक आकृति आसमान से बड़ी खूबसूरती से नीचे उतरी और सोमवेई के पास आकर रुकी। मैं ली मियाओइंग हूं। मुझे कौन ढूंढ रहा है? DING। ली मियाओइंग की आपके प्रति फेवरेबिलिटी -5 है। बाइंडिंग सफल रही। वो महिला एक टाओइस्ट नन थी जिसकी उम्र लगभग 40 साल होगी। उनके काले बालों में चांदी की कुछ लकीरें थी और बाल एक साधारण लकड़ी के हेयरपिन से बंधे थे। उनकी आंखों के पास उम्र की कुछ रेखाएं थी, लेकिन उनकी चमक अभी भी बरकरार थी, जिसमें जवानी जैसी खूबसूरती झलक रही थी। एक मैच्योर वुमन। झंग एक्सायन थोड़े हैरान थे। ली मियाओइंग भी एक कल्टिवेटर थी और उनका लेवल सोमवेई से थोड़ा ज्यादा लग रहा था, पर बहुत ज्यादा नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है। हाथ में रुई शॉर्ट स्वॉर्ड होने की वजह से झंग एक्सायन पूरी तरह बेखौफ थे। उन्होंने सम्मान से सिर झुकाया। मैं झंग एक्सायन हूं। मुझसे अनजाने में डाओइस्ट मास्टर को चोट लग गई। ये महज एक हादसा था। क्या तुम सच में सोमवेई को घायल कर सकते हो? उस खूबसूरत महिला ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वे सोमवेई की ओर मुड़ी। इस उम्र में भी तुम दूसरों से लड़ने की हिम्मत करते हो, और वो भी हारने के लिए। हालांकि उनकी आवाज में डांट थी, लेकिन उनकी चिंता साफ छिप नहीं पा रही थी। उन्होंने अपना हाथ सोमवेई पीठ पर रखा और उन्हें स्थिर करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भेजने लगी। ली मियाओइंग को देखकर सोमवेई का लहजा तुरंत नरम हो गया। सीनियर सिस्टर, मैं उनके मैजिकल आर्टिफैक्ट से घायल हुआ था, लेकिन ये कोई गंभीर बात नहीं है। आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी। चुप रहो, कुछ तो गड़बड़ है। इतने सालों से रिश्तों की बारीकियों को समझने वाले झंग एक्सायन तुरंत समझ गए कि इन दोनों के बीच का रिश्ता साधारण नहीं है। बोलो,
तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? और क्सोम वेई को घायल करना, ऐसी बात को सिर्फ एक माफी से नहीं टाला जा सकता। ली माई ने अपनी तीखी नजरों से झंग एक्सायन को देखते हुए पूछा। असल में एक दोस्त ने मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ एक बहुत शक्तिशाली कल्टिवेटर रहती है और मैं बस जान पहचान करना चाहता था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बकवास पर यकीन करूंगी? झंग एक्सायन जानते थे कि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा, मेरा वाकई कोई गलत इरादा नहीं है। बोलते समय उनकी इंटरनल एनर्जी बदली, चांदी की रोशनी की एक लकीर चमकी, उन दोनों टाविस्ट्स के चक्कर लगाए और वापस झंग एक्सायन के पास आकर रुक गई। इशारा साफ था, तुम दोनों से निपटना मेरे लिए बच्चों का खेल है। अगर मेरा इरादा बुरा होता तो मैं यहाँ बातें करके अपना समय बर्बाद नहीं करता। ली मियाओ की नजरें और भी पैनी हो गई। एक मैजिकल आर्टिफैक्ट, इनेट लेवल का एक मामूली इंसान इसे कैसे चला सकता है? कोई हैरानी नहीं कि क्सोम वेई उनसे नहीं जीत सके। शायद वो खुद भी उनकी बराबरी न कर पाए। ली मियाओ ने एक पल के लिए सोचा, न तो उनके पास और न ही क्सोम वेई के पास चोरी करने लायक कुछ था। शायद ये आदमी वाकई कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। रोना बंद करो और चाय बनाओ। ली मियाओ ने जमीन पर रो रहे वायु यू को आदेश दिया। फिर क्सोम वेई को सहारा देकर वे दूसरे कमरे की ओर ले गई। चाय का कमरा तबाह हो चुका था, इसलिए उन्होंने स्टडी रूम को चुना। वायु यू, जो हमेशा से एक सेवादार की तरह थे, उन्होंने खुद को संभाला, नया टी सेट लगाया, झंग एक्सायन को गुस्से से देखा और चुपचाप एक तरफ खड़े हो गए। क्सोम वेई अब पहले की तरह किसी शांत मास्टर की तरह नहीं दिख रहे थे। वे ली मियाओ को बड़े प्यार और दर्द भरी नजरों से देख रहे थे। अभी अभी उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उन्हें दी थी, जिससे उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। सीनियर सिस्टर, अब मैं ठीक हूं, कुछ दिनों का आराम काफी होगा, क्सोम वेई ने धीरे से कहा। तभी ली मियाओ ने अपना हाथ हटाया। उनके माथे पर पसीना देखकर क्सोम वेई ने उसे पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तुरंत खुद को रोक लिया और ऐसा नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बजाय उन्होंने सामने बैठे झंग एक्सायन को नफरत भरी नजरों से देखा। एक मैजिकल आर्टिफैक्ट से मुझे घायल करने के बाद भी मेरी सीनियर सिस्टर से मिलने की हिम्मत करते हो? बेशर्म। चैप्टर 7। मास्टर, कृपया होश में आइए। सामने बैठे 3 लोगों में से 2 साफ तौर पर उसे नीची नजर से देख रहे थे और यहां तक कि ली मियाओ का बर्ताव भी काफी ठंडा था। लेकिन झंग एक्सायन के लिए ये सब छोटी बातें थी। पुराने दिनों में जब वे डेलियन की राजकुमारी से शादी करने वाले थे, तब कई सरकारी अफसरों ने विरोध में अपने सिर खंभों से टकरा लिए थे। अनगिनत राजकुमारों और रईसों ने उन्हें जान से मारने वाली नजरों से देखा था। और फिर जब उन्होंने होली सेक्ट की डेमनिस वायु राव से शादी की, तो कई पुराने ख्यालात के लोग अपनी गर्दन काटने को तैयार थे और चिल्ला रहे थे कि वे ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकते। पर झंग एक्सायन का मानना था, जब तक आप खुद अजीब महसूस न करें, तब तक शर्मिंदगी दूसरों को ही होती है। इतने सालों में अपनी मार्शल स्किल्स निखारने के अलावा उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज सीखी थी, वो थी अपनी चमड़ी को शहर की दीवारों से भी ज्यादा मोटा बनाना। ड्यूक ऑफ ज़ेंगो के तौर पर इस मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं था। झंग एक्सायन ने ली मियाओ के साथ कुछ औपचारिक बातें की। उसके मुताबिक उनकी कहानी काफी सीधी थी। वे दोनों एक ऐसे सेक्ट के कल्टिवेटर्स थे जो अब खत्म हो चुका था। गुरु और शिष्य के रूप में वे दुनिया से कटकर पिछले 100 सालों से इस गुमनाम से टाविस्ट मंदिर में एक दूसरे के सहारे रह रहे थे। अब जबकि उनकी उम्र खत्म होने वाली थी, वे बस अपने आखिरी दिन शांति से बिताना चाहते थे। लेकिन झंग एक्सायन अच्छी तरह जानते थे कि वे पूरा सच नहीं बता रहे। हालांकि ली मियाओ का कल्टिवेशन लेवल क्सोम वेई से थोड़ा बेहतर था, पर झंग एक्सायन उनके अंदर एक गहरे घाव को महसूस कर सकते थे। अगर उनकी कहानी सच थी कि वो 100 सालों से इस चोट को पाल रही है, तो साफ था कि बात कुछ और ही है। और क्सोम वेई जो जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था, वो यकीनन उन्हीं के लिए थी। फिर भी वे दुनिया की आम जड़ी बूटियां थी जो नाम मात्र का ही फायदा दे सकती थी। माहौल को थोड़ा हल्का होते देख झंग एक्सायन ने आदर के साथ हाथ जोड़े। पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। ये 100 साल पुराने स्नो जिनसेंग की 10 जड़ें हैं। मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। डाविस्ट सिस्टर मियाओ, कृपया अपने जूनियर ब्रदर को लगी चोट के लिए मेरी ये माफी स्वीकार करें। उनके हाथ के एक इशारे के साथ जमीन पर एक बॉक्स प्रकट हुआ। उसका ढक्कन अपने आप खुला, जिसमें अलग अलग खानों में बेहतरीन स्नो जिनसेंग सजी हुई थी। एक स्पेशल आर्टिफैक्ट, स्थानिक कलाकृति। ली मियाओ और क्सोम वेई ने एक दूसरे को देखा। इस अचानक हुए खुलासे से उनके दिल दहल गए। ली मियाओ ने तुरंत सिर झुकाकर सम्मान दिया। ड्यूक ज़ेंगो, आप बहुत दयालु हैं। ये विनम्र डाविस्ट क्सोम वेई की ओर से आपकी इस भेंट को स्वीकार करती है। आम लोगों के लिए ये जड़ें बहुत कीमती थी, लेकिन कल्टिवेटर्स के लिए ये मामूली चीजें थी, जिनका असर साधारण अदरक से बस थोड़ा ही बेहतर था। PING, सफलतापूर्वक 10 स्नो जिनसेंग भेंट की गई। रिवॉर्ड मिला 10 दुर्लभ 1000 स्पिरिट जिनसेंग, 1000 साल पुराने दिव्य जिनसेंग। आखिरकार ये फिर से हो रहा है। झंग एक्सायन का दिल खुशी से उछल पड़ा। फिर उन्होंने एक बार फिर अपना हाथ लहराया। जमीन पर 2 और बॉक्स प्रकट हुए और उनके ढक्कन अपने आप खुल गए। पहला बॉक्स सोने की ईंटों से चमक रहा था और दूसरा बॉक्स गहनों और कीमती पत्थरों से खचाखच भरा था। ये कुछ मामूली खजाने हैं, सोना, चांदी और जेवरात। मेरी वजह से आपके मंदिर की शांति भंग हुई और यहाँ की चीजों को नुकसान पहुंचा। कृपया मरम्मत और रिनोवेशन के लिए इन्हें मुआवजे के तौर पर स्वीकार करें। झंग एक्सायन ने शांति से कहा। ओह, इन मामूली खजानों का वे क्या करेंगे? क्या ये पागल है? ली मियाओ पूरी तरह उलझन में थी। क्या ड्यूक ऑफ ज़ेंगो वाकई दिमागी तौर पर बीमार है? हम कल्टिवेटर्स के लिए इस धन दौलत का क्या काम? क्या आपको वाकई लगता है कि हम इन तुच्छ चीजों को संभाल कर रखेंगे? और अगर आप सोना दे भी रहे हैं, तो इन गहनों के बॉक्स का क्या मतलब? लाल मूंगा, मोतियों के ताज, जेड के खिलौने, ये कैसा कचरा है? ली मियाओ और क्सोम वेई ने मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन झंग एक्सायन की जिद के आगे उनकी एक न चली। आखिरकार उन्हें हार मानकर इसे स्वीकार करना ही पड़ा। PING, 10,000 सोने की मुद्राएं भेंट की गई। ली मियाओ पर इसका 95% कोई असर नहीं हुआ। केवल 500 मुद्राओं ने रिवॉर्ड ट्रिगर किया। 500 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। PING, गहनों का तोहफा बेअसर रहा। कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। झंग एक्सायन तुरंत समझ गए, सिस्टम बार बार रिवॉर्ड नहीं देगा। ऐसा लगता है कि सोने का केवल छोटा सा हिस्सा ही मांग के काम का था, शायद उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए। बाकी सब उनके लिए बेकार था। और गहनों का बॉक्स तो बस दिखावे के लिए था, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता था। उनके पास सोने चांदी की कमी नहीं थी। ये सौदा तो बहुत फायदेमंद रहा। दूसरी ओर क्सोम वेई मन ही मन दुखी थे। न केवल वे आज घायल हुए थे, बल्कि उन्होंने सिस्टर मियाओ को अपनी ऊर्जा ट्रू QI देने के लिए भी मजबूर कर दिया था। इस लेनदेन में शायद उन दोनों की जिंदगी के कई साल कम हो गए होंगे। अफसोस, उनके पीछे खड़े वायु यू के चेहरे पर और भी अजीब भाव थे। ये बूढ़ा बदमाश यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा और सिर्फ सिस्टर मियाओ पर तोहफों की बारिश कर रहा है। यकीनन इसका कोई गलत इरादा है। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, उसने झंग एक्सायन की ओर देखा, जिनके चेहरे पर भारी उत्साह था। अचानक एक भयानक शक उसके दिमाग में आया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया? ली मियाओ ने जल्दी से कहा,
उन्हें डर था कि कहीं जंग एक्सायन तोहफे देना जारी न रखें। अगर ड्यूक को और कुछ नहीं कहना है तो शायद उन्हें फिर कभी आना चाहिए। मुझे जल्द ही शाम की प्रार्थना रिचुअल्स में शामिल होना है। बोलते हुए उन्होंने धीरे से क्सोम्बे की बाह को चुटकी काटी। क्सोम्बे तुरंत इशारा समझ गए और एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोले, मुझे भी अपनी चोटों को ठीक करने के लिए आराम की जरूरत है। जाना? बिल्कुल नहीं। जब तक वे ली मियाओ से पूरा फायदा नहीं निकाल लेते वे यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले थे। झंग एक्सायन ने अपनी हथेली घुमाई और कुछ चमकते हुए पत्थर प्रकट किए। ये रत्न मुझे इत्तेफाक से मिले थे और मेरे किसी काम के नहीं है। लगता है ये वही स्पिरिट स्टोन्स है जिनका आपने जिक्र किया था डाओइस्ट सिस्टर। अनुमति दे कि मैं इन्हें भी आपको भेंट कर सकूं। मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। ली मियाओ और क्सोम्बे एक साथ चिल्लाए। झंग एक्सायन ने शांति से वे पत्थर उनके सामने मेज पर रख दिए। उनकी उंगलियों में अभी भी उस दिव्य ऊर्जा की झंझनाहट महसूस हो रही थी जो अभी अभी सिस्टर ने पैदा की थी। क्सोम्बे फुसफुसाए, सिस्टर, ये सच में मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। उनका पूरा शरीर उत्साह से कांप रहा था। इन चंद पत्थरों की मदद से सिस्टर मियाओ कम से कम 3 लेवल तक अपना कल्टीवेशन वापस पा सकती थी और अपनी उम्र 50 साल और बढ़ा सकती थी। ये बहुत कीमती है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। ली मियाओ की आवाज कांप रही थी। 10 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की कीमत बहुत ज्यादा थी। अपने पुराने सेट में वे क्यूआई रिफाइनिंग के शिखर पर थी और एक खास चेला मानी जाती थी। फिर भी उन्हें महीने में कभी भी मुट्ठी भर पत्थरों से ज्यादा नहीं मिला था। एक मिड ग्रेड पत्थर की कीमत 100 साधारण पत्थरों के बराबर होती है और यहाँ 10 थे। उनके कई सालों के कल्टीवेशन के लिए काफी। झंग एक्सायन ने उनके रिएक्शन को गौर से देखा। साफ था कि ये पत्थर वाकई बहुत खास थे, लेकिन हर तोहफे की एक कीमत होती है। झंग एक्सायन चालाकी से मुस्कुराए और अपने हाथ से कुछ और पत्थर निकाले। ये मेरे किसी काम के नहीं है। वैसे भी मेरे पास और भी बहुत है। डाओइस्ट सिस्टर मियाओ, कृपया दोबारा मना न करें। इसके पास और भी है। ली मियाओ दंग रह गई। इस झंग एक्सायन के पास हमला करने वाले हथियार है, जादुई बॉक्स, स्पेशल आर्टिफैक्ट है और अब इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स। इतनी दौलत तो बड़े बड़े कल्टिवेटर्स को भी लालची बना दे। PING, ली मियाओ की आपके प्रति फेवरेबिलिटी 15 बढ़ गई है। PING, स्पिरिट स्टोन्स भेंट किए गए। चूंकि ये पत्थर ली मियाओ से ही पिछले रिवॉर्ड के जरिए मिले थे, इसलिए इस बार कोई नया रिवॉर्ड ट्रिगर नहीं हुआ। झंग एक्सायन ने इसे नोट कर लिया। ऐसा लगता है कि मैं एक ही इंसान से बार बार एक ही चीज के बदले रिवॉर्ड नहीं ले सकता। फिर भी फेवरेबिलिटी बढ़ना कोई घाटा नहीं था। रिश्ता जितना बेहतर होगा आगे और तोहफे देना उतना ही आसान होगा। पत्थर मिलने के बाद क्सोम्बे और ली मियाओ का बर्ताव एकदम बदल गया। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि झंग एक्सायन का इरादा बुरा नहीं है। ली मियाओ के माथे पर छाई चिंता की लकीरें आखिरकार एक दुर्लभ और प्यारी मुस्कान में बदल गई। एक पल के लिए मेजबान और मेहमान दोनों खुश थे, सिवाय वायु यू के। उस बूढ़े बदमाश की नजर सिस्टर मियाओ पर ही है। मास्टर, कृपया होश में आइए, खतरा है। चैप्टर 8, असली ग्रीन तो आप है। क्सोम्बे इस समय अपनी खुशियों में डूबे हुए थे कि आखिरकार सिस्टर मियाओ के जख्म भर रहे हैं। वे अपने चेले के चेहरे पर बनते बिगड़ते भावों से बिल्कुल बेखबर थे। हालांकि ली मियाओ ने वायु यू के अजीब बर्ताव को भांप लिया। उन्हें लगा कि शायद वो झंग एक्सायन की दरियादिली देखकर चकित है, इसलिए उन्होंने उसे प्यार से पास बुलाया। काफी देर हो गई है, ड्यूक ज़ेंगो, क्यों ना आप आज रात हमारे मंदिर में ही रुके? वायु यू, जाओ उनके लिए एक कमरा तैयार करो। वायु यू का दिल अंदर ही अंदर चीख रहा था। ये तो भेड़िए को खुद दावत देने जैसा है। इस बूढ़े बदमाश का इरादा यकीनन नेक नहीं है। वो पक्का सिस्टर मियाओ के पीछे है। मास्टर, अब तो जाग जाइए। जाने से पहले उसने झंग एक्सायन को बड़ी नफरत भरी नजरों से घूरा। झंग एक्सायन, क्या ये अभी वायुराव की वजह से मुझे नीचा दिखा रहा है? खैर छोड़ो, इससे फर्क नहीं पड़ता। वे ली मियाओ और क्सोम्बे के साथ बातों में मशगूल रहे। वैसे डाओइस्ट सिस्टर मियाओ, मेरी एक और गुजारिश है, हालांकि ये थोड़ी अजीब लग सकती है। बेझिझक कहिए डाओइस्ट ब्रदर। झंग एक्सायन ने एक किताब निकाली जिसका नाम था दी सीक्रेट आर्ट ऑफ कंडेंसिंग अ गोल्डन कोर और उसे ली मियाओ को थमा दिया। मुझे ये किताब इत्तेफाक से मिली थी और मैं इसे आपको भेंट करना चाहता हूँ। आपकी समझ मुझसे कहीं ज्यादा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझने में मेरी मदद करेंगी। उन्हें डर था कि कहीं सिस्टम इसे गिफ्ट न माने, इसलिए उन्होंने जल्दी से जोड़ा। ये किताब एक अलग नजरिया पेश करती है जो कल्टीवेशन के लिए फॉल्स कोर, नकली कोर का इस्तेमाल करती है। इसमें कई कीमती बातें हैं जो आपके अभ्यास में भी काम आएंगी। ली मियाओ को इतनी आसान गुजारिश की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने किताब के पन्ने पलटे और तुरंत उसका सार समझ लिया। बिना स्पिरिचुअल रूट्स वाले आम लोगों के लिए कल्टीवेशन का रास्ता खोजना सदियों पुराना सपना रहा है, लेकिन स्पिरिचुअल रूट्स एक ऐसी खाई की तरह थे जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। जहां तक ली मियाओ जानती थी, कल्टीवेशन की दुनिया में अब तक इसका कोई पक्का समाधान नहीं मिला था। हाँ, कुछ बड़े पंथों और खानदानों के पास गुप्त तरीके जरूर थे, लेकिन वे या तो बहुत खतरनाक थे या उनके नतीजे बहुत बुरे होते थे। और अगर ऐसे तरीके होते भी थे तो उनमें लगने वाले संसाधन इतने ज्यादा थे कि उतने में कई टैलेंटेड बच्चों को तैयार किया जा सके। मैं इनकी मदद नहीं कर सकती। ली मियाओ को अफसोस हुआ, पर वे उन्हें सीधे मनाकर उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। मैं ये किताब स्वीकार करती हूँ ड्यूक ज़ेंगो, आप वाकई बहुत दयालु है। हम कल्टीवेटर्स को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। PING, सफलतापूर्वक सीक्रेट आर्ट ऑफ कंडेंसिंग अ गोल्डन कोर भेंट की गई। रिवॉर्ड मिला, दुर्लभ क्लासिक ऑफ नर्चरिंग गोल्डन कोर्स विद एजियो वुड, नीली लकड़ी से स्वर्णिम कोर को पोषण देने की विद्या। ये हुई ना बात। इसके बाद वे लोग काफी देर तक बातें करते रहे। क्सोम्बे बहुत अच्छे मूड में थे। पिछले 100 सालों में वे इतने खुश कभी नहीं हुए थे। वे अपना सारा अनुभव झंग एक्सायन के साथ साझा करने को बेताब थे। रात के समय गेस्ट रूम में झंग एक्सायन एक आसन पर पालथी मारकर बैठे थे। उनके होठों पर एक गहरी मुस्कान थी। द क्लासिक ऑफ नर्चरिंग गोल्डन कोर्स विद एजियो वुड, ये विद्या उनके दिमाग में धीरे धीरे खुल रही थी। हर अक्षर ज्ञान का मोती था। ये सीक्रेट आर्ट से कहीं ज्यादा बेहतर और रहस्यमयी तरीका था। ये तकनीक शरीर को पोषण देने के लिए वुड एलिमेंट, काष्ठ तत्व की ऊर्जा का इस्तेमाल करती थी। ये न केवल एक फॉल्स कोर बनाने में मदद करती थी, बल्कि शरीर के अंदर एजियो वुड एनर्जी की एक धारा स्थापित कर देती थी, जो असल में एक आर्टिफिशियल वुड स्पिरिट रूट, नकली आध्यात्मिक जड़ का काम करती थी। अगर कोई इसे पूरी तरह सीख ले तो उसकी ताकत एक असली गोल्डन कोर वाले योद्धा के बराबर हो सकती थी। हालांकि इसमें वुड एलिमेंट वाले स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत आम से 10 गुना ज्यादा थी, लेकिन एक साधारण इंसान को कल्टीवेशन के रास्ते पर लाना, भले ही वो फॉल्स कोर ही क्यों न हो, किसी चमत्कार से कम नहीं था। झंग एक्सायन ने तुरंत अभ्यास शुरू कर दिया। उनके शरीर में ऊर्जा धीरे धीरे बहने लगी। उन्होंने 2 स्पिरिट स्टोन्स अपनी हथेलियों में लिए और किताब में बताए तरीके से ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में घुमाया। धीरे धीरे उनके पेट डैंशन में एक चमकता हुआ हरे रंग का फॉल्स कोर जमने लगा। उनके शरीर का रोम रोम खिल उठा, जैसे वे किसी गर्म झरने में नहा रहे हों। यहां तक कि उनकी सफेद होती कंठी भी नई ताजगी से चमकने लगी। सुबह होते होते उनके शरीर का वो कोर चावल के दाने से बढ़कर सोयाबीन के दाने जितना बड़ा हो गया था। झंग एक्सायन की खुशी का ठिकाना नहीं था।
इस रफ्तार से आधे महीने से भी कम समय में वे इस विद्या के पहले लेवल में महारत हासिल कर लेंगे और क्यूआर रिफाइनिंग के रास्ते पर कदम रख देंगे। सुबह जब तरोताजा होकर झंग एक्साइन ने दरवाजा खोला तो उनकी टक्कर सीधे वायु यू से हुई, जिनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे वे रात भर सोए न हो। झंग एक्साइन ने एक बड़ी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। डाओइस्ट ब्रदर वायु यू, सुप्रभात। क्या आपने अपनी प्यारी सिस्टर म्याओइन को देखा? मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है। वायु यू के होंठ गुस्से से फड़कने लगे। उसने कड़वाहट से कहा, मुझे नहीं पता, और तुरंत मुंह फेर लिया। ये दुष्ट ड्यूक सुबह होते ही सबसे पहले सिस्टर म्याओइन को ढूंढ रहा है। क्या इसे अब ढूंढ करने की भी जरूरत महसूस नहीं होती? तभी एक विस्क चवर वायु यू के चेहरे से टकराया। ये एक सोमवी का इशारा था, जो अब पूरी तरह तैयार और ऊर्जा से भरपूर दिख रहे थे। तमीज भूल गए हो, जाओ स्टडी रूम में चाय बनाओ। सुप्रभात ड्यूक ज़ेंगो, मैंने पूरी रात उस किताब का अध्ययन किया और कुछ खास बातें समझी हैं। आइए स्टडी रूम में विस्तार से चर्चा करते हैं। वाह! सोमवी मास्टर को पागलों की तरह मुस्कुराते देख वायु यू का दिल और भी टूट गया। उसे सिस्टर म्याओइन का चेहरा याद आया और उसे लगा कि मास्टर सोमवी भी उसकी तरह ही मासूम और बेखबर बन रहे हैं। मास्टर प्लीज जाग जाइए, आप नहीं जानते कि आप क्या खोने वाले हैं। ये बूढ़ा बदमाश मरने के लायक है। ड्यूक ज़ेंगो, मैं देख रहा हूं कि आपकी शक्ति रातों रात बढ़ गई है। बधाई हो, थोड़ी सी बढ़त है। सब डाओइस्ट ब्रदर सोमवी की कृपा है। आपकी बातें सुनना किसी ज्ञान के प्रकाश जैसा था। सोमवी का चेहरा और खिल गया और उन्होंने तुरंत ली म्याओइन को बुलाने के लिए संदेश भेजा। जब ली म्याओइन ने दरवाजा खोला तो झंग एक्साइन की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने सफेद रंग का साधारण सा लिबास पहना था। उनके काले बाल झरने की तरह बह रहे थे। सुबह की रोशनी में उनकी त्वचा कुंदन की तरह चमक रही थी। उनका अंदाजा कल से भी ज्यादा प्रभावशाली था और उनके हर कदम में एक कुंवारी कन्या जैसी चंचलता और चमक थी। वाकई वो खूबसूरती में बेमिसाल थी। ए सिस्टर, सोमवी हकलाने लगे। वे लगभग अपने ही कपड़ों में उलझकर गिरते गिरते बचे। कितने साल बीत गए, कितने सालों से उन्होंने सिस्टर म्याओइन की ये जवानी और खूबसूरती नहीं देखी थी। वे तो रातों रात फिर से जवान हो गई थी। ली म्याओइन धीरे से मुस्कुराई। क्या हुआ? क्या अब तुम मुझे पहचान भी नहीं पा रहे? वायु यू का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपनी जवान हुई सिस्टर म्याओइन को देखा और फिर झंग एक्साइन को, जो उतने ही हैरान दिख रहे थे। सब खत्म हो गया। सिस्टर म्याओइन जवान हो गई है। अब तो वो बूढ़ा बदमाश और भी ज्यादा उत्साहित हो जाएगा। बधाई हो डाओइस्ट सिस्टर। झंग एक्साइन ने सम्मान से सिर झुकाया। वे देख सकते थे कि उनकी चोटें काफी हद तक ठीक हो गई है। ये सब ड्यूक के दिए हुए स्पिरिट स्टोन्स की वजह से है। ली म्याओइन ने गंभीरता से जवाब दिया। मैं देख रही हूं कि ड्यूक के शरीर में भी दिव्य ऊर्जा बह रही है। ऐसा लगता है कि आपने भी काफी तरक्की की है। ली म्याओइन ने हैरानी से कहा। उन्होंने सोचा नहीं था कि झंग एक्साइन रातों रात इतनी प्रगति कर लेंगे। बिल्कुल, वुड एलिमेंट कास्ट तत्व विकास का प्रतीक है। मैंने उसी से शुरुआत करने और एक फॉल्स कोर बनाने का फैसला किया है। आपका विचार शानदार है। वुड एलिमेंट पूर्व के एजियो ड्रैगन का प्रतीक है, जो नई ऊर्जा को दर्शाता है। मैं आपके अंदर असीम हरी ऊर्जा देख सकता हूं। वाकई काबिले तारीफ, सोमवी ने मुस्कुराते हुए कहा। वायु यू का दिल बुरी तरह तड़प उठा। मास्टर, खुदा के लिए चुप हो जाइए। वो ग्रीन शक्तिशाली नहीं हो रहा है। असली ग्रीन जिसका कट गया हो तो आप है। चैप्टर 9, 4 पीढ़ियों का रोना और अनोखा मिलन। अगले कुछ दिनों तक झंग एक्साइन उसी टाओइस्ट मंदिर में रहे। सोमवी और ली म्याओइन से सलाह लेने के अलावा उन्होंने अपना सारा समय क्लासिक ऑफ नर्चरिंग गोल्डन कोर्स विद एजियो वुड के अभ्यास में लगा दिया। आखिरकार नवी रात की शाम को उनके पेट डैंशन में अंडे की जर्दी के आकार का एक भंवर बन गया, जिसका मतलब था कि उनका फॉल्स कोर पूरी तरह तैयार हो चुका है। इस विद्या का पहला लेवल अब उनके वश में था। उसी समय झंग एक्साइन के शरीर से एक हल्की हरी रोशनी निकलने लगी। ये उस वुड स्पिरिट रूट की ऊर्जा का प्रमाण था जिसे उन्होंने विकसित किया था। उनके फॉल्स कोर की ताकत से आसपास की दिव्य ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी उनके शरीर में खिंची चली आने लगी। ये हरियाली भरी ऊर्जा उनकी धमनियों में बहने लगी और जहां जहां से गुजरी उनके बूढ़े अंग फिर से ताजा होने लगे। उनके चेहरे की झुर्रियां गायब होने लगी और जवानी की चमक वापस लौटने लगी। सुबह होते होते झंग एक्साइन ने एक गहरी सांस छोड़ी। क्यूआर रिफाइनिंग का लक्ष्य हासिल हो चुका था। इस समय उनकी पांचों इंद्रियां इतनी तेज हो गई थी कि वे 100 मीटर दूर चीर की सुइयों पर टिकी ओस की बूंदों को भी साफ देख सकते थे। क्या इसे ही कल्टिवेटर्स स्पिरिचुअल परसेप्शन, आध्यात्मिक बोध कहते हैं? उन्होंने ध्यान लगाया और मंदिर के आसपास की ऊर्जा को महसूस किया। ली म्याओइन की ऊर्जा सबसे प्रबल थी, उसके बाद सोमवी की। दोनों जल तत्व वाटर एट्रीब्यूट के कल्टिवेटर्स थे। मंदिर के अन्य चेलों और वायु यू के पास भी स्पिरिट रूट्स थे, लेकिन उनके भीतर दिव्य ऊर्जा का कोई नामो निशान नहीं था। झंग एक्साइन ने अपनी आंखें बंद की और अपनी नई शक्ति का आनंद लेने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि ली म्याओइन और सोमवी एक साथ उनकी तरफ आ रहे हैं। उनके होठों पर एक मुस्कान आई और उन्होंने मेहमानों के स्वागत के लिए दरवाजा खोल दिया। अभी वे काफी दूर ही थे कि सोमवी की जोरदार हंसी सुनाई दी। हाँ, अभी अभी मेरी सीनियर सिस्टर और मैंने महसूस किया कि पूरे इलाके में एक दिव्य ऊर्जा फैली हुई है। पक्का लॉर्ड ज़ेंगो ने सफलतापूर्वक क्यूआर रिफाइनिंग पूरी कर ली है। ये तो बहुत खुशी की खबर है। झंग एक्साइन ने आदर से सिर झुकाया। आप दोनों दोस्तों की मदद के बिना ये नामुमकिन था। अगर मैं अकेले बंद कमरे में कोशिश करता तो कभी सफल नहीं हो पाता। सोमवी को सच में लगा कि सारा क्रेडिट उन्हीं का है, इसलिए वे और भी जोर से हंसने लगे। लेकिन उनसे कुछ दूर पीछे खड़ा वायु यू, लॉर्ड ज़ेंगो के अब जवान और सुंदर हो चुके चेहरे को देख रहा था। उसका दिल कड़वाहट से भर गया। हे भगवान, ये बूढ़ा बदमाश अब क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज पर पहुंच गया है। यानी इसने मुफ्त में सैकड़ों सालों की उम्र बढ़ा ली। ये तो आने वाली सदियों के लिए एक बड़ी आफत है। आखिरकार 2 महीने बाद वायु यू से और सहा नहीं गया। बाजार जाने के बहाने उसने सोमवी को एक तरफ बुलाया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मास्टर, हम बर्बाद हो गए। बर्बाद? क्या मतलब? कौन बर्बाद हो गया? सोमवी पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छे मूड में थे। स्पिरिट स्टोन्स की मदद से उनकी सीनियर सिस्टर अब क्यूआर रिफाइनिंग के 6ठे लेवल तक पहुंच चुकी थी। अब उन्हें अपनी ऊर्जा देकर सिस्टर की जान बचाने की जरूरत नहीं थी। उनकी अपनी शक्ति भी वापस आ गई थी और वे अगले लेवल पर पहुंचने ही वाले थे। वो बूढ़ा बदमाश झंग एक्साइन, उसकी नजर साफ तौर पर सीनियर सिस्टर म्याओइन पर है। वायु यू दर्द से चिल्लाया, असंभव, लॉर्ड ज़ेंगो ने हम दोनों की जान बचाई है। दोबारा ऐसी बात मत करना। मास्टर, आप उनका असली चेहरा नहीं जानते। वायु यू ने कांपते हाथों से अपनी छाती से एक किताब निकाली जिसका नाम था वाइल्ड क्रॉनिकल्स ऑफ ग्रेट लाइन, महान लियांग के अनकहे किस्से। यहाँ देखिए, लॉर्ड ज़ेंगो, झंग एक्साइन की उम्र 90 साल से ज्यादा है और उनके महल में 18 खूबसूरत रानियां हैं। पिछले 10 सालों में ग्रेट लाइन के 10 सबसे सुंदर महिलाओं में से 6 उनकी पत्नियां बन चुकी है। वायु यू को वो बारिश वाली रात याद आ गई जब उसे पता चला था कि उसकी सीनियर सिस्टर वायु राव की शादी झंग एक्साइन से होने वाली है। उसके दादाजी, जो कभी मशहूर तलवारबाज थे, स्वॉर्ड सेज की बेटी से प्यार करते थे। उन्होंने सालों इंतजार किया, पर अंत में उस लड़की ने इसी बदमाश झंग एक्साइन से शादी कर ली। गुस्से में दादाजी ने कसम खाई कि वे कभी तलवार नहीं उठाएंगे।
इसी वजह से उनके बेटे यानी वायु यू के पिता ने मार्शल आर्ट्स छोड़कर सरकारी नौकरी पकड़ ली। पिता को 2 जुड़वा बहनों से प्यार हो गया जो राजधानी की मशहूर सुंदरिया थी। उन्होंने 6 महीने तक सोचा कि छोटी बहन ज्यादा अच्छी है, पर फिर उन्हें पता चला कि झंग एक्सायन ने चालाकी से उन दोनों बहनों से शादी कर ली। गम और गुस्से में उसके पिता नदी में कूद गए थे और मरते मरते बचे। फिर वायु यू के चाचा की बारी आई। उन्होंने भी पढ़ाई लिखाई में नाम कमाया और राजकुमारी के दीवाने हो गए। वे उनके पति बनना चाहते थे, लेकिन एक बड़े विद्रोह के बाद वो राजकुमारी भी इसी पुराने विलेन के पल्ले बांध दी गई। वो जालिम झंग एक्सायन और वो बेचारी छोटी सी राजकुमारी, उसने उस मासूम पर क्या क्या जुल्म ढाए होंगे। और अंत में खुद वायु यू और उसकी सीनियर सिस्टर की दुखद कहानी, जिसे वो याद नहीं करना चाहता था। उस बारिश वाली रात जब वो घर में बैठकर शराब पी रहा था, उसके दादा और पिता उसे समझाने आए थे, पर बातें करते करते सबको अपने पुराने जख्म याद आ गए और फिर चारों पीढ़ियां, दादा, पिता, वायु यू और सीनियर सिस्टर की यादें बारिश में एक साथ गले लगकर रोने लगे और उस विलेन को कोसने लगे। सोमवे रुके और बोले, खूबसूरत औरतों से प्यार करना कोई पाप नहीं है। वैसे भी मेरा और सीनियर सिस्टर का रिश्ता 100 साल पुराना है। वायु यू, ये बकवास बंद करो। मास्टर, आप नहीं जानते वो कितना गिर सकता है। वायु यू ने अगला पन्ना पलटा। सम्राट लियांगजिंग के 10वें साल में लॉर्ड ज़ेंगो ने पश्चिम पर हमला किया, वहां के राजा को मारा और उसकी रानी को जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लिया। सोमवेई ने गहरी सांस ली, किताब छीनी और पन्ने पलटने लगे। वहां झंग एक्सायन के इश्क के अनगिनत किस्से भरे पड़े थे, जिनमें से कुछ तो इतने शर्मनाक थे कि सोमवेई कांप उठे। वायु यू ने मौका देखकर कहा, मास्टर, वो लॉर्ड ज़ेंगो कोई इंसान नहीं, शैतान है। याद कीजिए, शुरू में उसने आते ही सीनियर सिस्टर का नाम पूछा था। उसकी नजर पहले दिन से उन्हीं पर थी और अब वो आपको स्पिरिट स्टोन्स दे रहा है। ये उसकी पुरानी चाल है। पहले वो तोहफों से मीठी बातें करता है, फिर अपनी औकात दिखाता है। अचानक सोमवेई को अपने हाथ में पकड़े स्पिरिट स्टोन्स अंगारों की तरह गर्म लगने लगे। उन्हें अपनी सीनियर सिस्टर की खूबसूरती पर भरोसा था, पर क्या होगा अगर झंग एक्सायन ने ताकत का इस्तेमाल किया? उसके जादुई हथियारों के सामने वे नहीं टिक पाएंगे। क्या सच में उसका इरादा बुरा है? मैं जाकर सीनियर सिस्टर से बात करता हूँ। सोमवेई को जाते देख वायु यू को चैन की सांस मिली। अब मैंने तुम्हारा असली चेहरा सबको दिखा दिया है, बूढ़े विलेन। अब तुम सिस्टर मियाओइंग को हाथ भी नहीं लगा पाओगे। दूसरी तरफ झंग एक्सायन मंदिर के पीछे पहाड़ी पर बांस के झुरमुट में बैठे थे। क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज पर पहुंचे उन्हें 2 महीने हो चुके थे और अब वे तीसरे लेवल पर थे। चूंकि ग्रेट लाइन में दिव्य ऊर्जा की कमी थी, उनके स्पिरिट स्टोन्स की खपत आम से 10 गुना ज्यादा थी। यहां तक पहुंचने के लिए वे 60 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स खर्च कर चुके थे। अब उनके पास सिर्फ 35 वुड स्पिरिट स्टोन्स बचे थे। बाकी पत्थर दूसरे तत्वों के थे जो उनके कल्टीवेशन में आधे ही असरदार थे। उनसे वे शायद छठे लेवल तक ही पहुंच सकते थे। झंग एक्सायन अब कल्टीवेशन वर्ल्ड, साधना की दुनिया में जाने के लिए बेताब थे। उन्हें और भी औरतों, डेस्टिन्ड वुमेन को अपने सिस्टम से जोड़ना था ताकि और रिवॉर्ड्स मिल सके। सोमवेई और ली मियाई ने उन्हें बताया था कि ग्रेट लाइन की ये दुनिया असली दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। असली दुनिया बहुत बड़ी है, वहां बड़े बड़े पंथ, सेक्स है और वहां दिव्य ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। वहां वापस जाने के लिए एक खास अनुष्ठान, रिचुअल करना पड़ता है, जिसमें 10 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का खर्च आता है। झंग एक्सायन इन्हीं बातों के बारे में सोच रहे थे, तभी उन्होंने महसूस किया कि 2 लोग हाथ पकड़े हुए तेजी से उनकी तरफ आ रहे हैं। एक तो ली मियाओइंग थी, जिनका रूप अब पूरी तरह निखर चुका था। उनकी खूबसूरती अब बेमिसाल थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनके साथ एक जवान टाओइस्ट पुजारी था, जिसकी उम्र मुश्किल से 20 से 22 साल लग रही थी। उसका चेहरा दूध जैसा सफेद और बहुत ही हैंडसम था। ये कौन है? क्या ये ली मांग का गुप्त प्रेमी है? वे दोनों पास आकर रुके। ली मियाओइंग के गाल हल्के लाल थे, जबकि वो जवान लड़का गर्व से मुस्कुरा रहा था। लॉर्ड ज़ेंगो, सोमवेई। झंग एक्सायन हैरानी से चिल्लाए। चैप्टर 10, आखिरकार ऑफिशियल मैप पर कदम। सोमवेई झंग एक्सायन की हैरानी देखकर काफी खुश लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और वे अपनी चिकनी ठुड्डी पर हाथ फेर रहे थे। ये सब ड्यूक की मेहरबानी है। मेरा कल्टीवेशन लेवल बढ़ गया है, इसलिए मुझे अपनी पुरानी जवानी वापस मिल गई है। ही अब जब आपने मेरा ये बेहद हैंडसम चेहरा देख ही लिया है, तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरी सीनियर सिस्टर सबसे ज्यादा प्यार किसे करती है। उन्होंने प्यार से ली मियाओइंग का हाथ थामते हुए कहा। ली मियाओइंग थोड़ी शर्मा गई। कल ही सोमवे ने उनसे मिलकर वायु यू का वो सारा डर साझा किया था। हालांकि ली मियाओइंग को झंग एक्सायन की नियत में कभी खोट नजर नहीं आया था, पर उन्हें लगा कि भविष्य में किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए अपने रिश्ते को साफ कर देना ही बेहतर है, और इसीलिए ये सीन तैयार किया गया था। झंग एक्सायन ने ग्रेट लाइन साम्राज्य में इतने साल बिताए थे कि उनका रोमांटिक अनुभव इन दोनों से कहीं ज्यादा था। वे तुरंत उनका इरादा समझ गए, हालांकि उन्हें ये काफी मजेदार लगा। ऐसा लगता था कि उनकी जरूरत से ज्यादा दरियादिली ने इन लोगों के मन में फालतू की शंकाएं पैदा कर दी थी। झंग एक्सायन ने उन्हें सीधे टोकने के बजाय विनम्रता से कहा, मैंने बस कभी सोचा नहीं था कि डाविस्ट ब्रदर सोमवेई इतने प्रभावशाली और डैशिंग दिखेंगे। कोई हैरानी नहीं कि सिस्टर मियाओइंग आप पर इतनी फिदा है। ली मियाओइंग का चेहरा और भी लाल हो गया और उन्होंने सोमवेई को एक डांट भरी नजर से देखा। तुम फालतू में क्यों जल रहे थे? अगर झंग एक्सायन के मन में कुछ गलत होता तो क्या वे ऐसी बात कहते? मैंने गौर किया है कि पिछले कुछ दिनों में आपकी तरक्की वाकई हैरान करने वाली है। मुझे लगता है आपने फिर से कोई लेवल पार कर लिया है। ली मियाओइंग ने जल्दी से बात बदली। मैं क्यूआर रिफाइनिंग के तीसरे स्टेज पर पहुंच गया हूं। ये सुनकर वे दोनों चौंक गए। इस छोटी सी दुनिया में जहां दिव्य ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी सालों पहले खत्म हो चुकी है, वहां झंग एक्सायन ने खुद को तीसरे लेवल तक पहुंचा लिया था। साफ था कि उनके पास काफी स्पिरिट स्टोन्स थे। अगर उन्हें पता चलता कि झंग एक्सायन ने जितने पत्थरों का दावा किया है उससे 10 गुना ज्यादा वे इस्तेमाल कर चुके हैं, तो शायद उनके होश उड़ जाते। मैं कुछ समय तक अपनी इस शक्ति को स्थिर, स्टेबलाइज करना चाहता हूं और फिर लगभग आधे महीने में असली कल्टीवेशन वर्ल्ड की तरफ निकल जाऊंगा। झंग एक्सायन ने अपनी बात जारी रखी। ली मियाओइंग और सोमवेई उनके इस प्लान के बारे में पहले से जानते थे, पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी होगा। ली मियाओइंग ने चेतावनी देते हुए कहा, असली दुनिया ग्रेट लाइन जैसी नहीं है। वहां खतरा और अवसर दोनों साथ साथ चलते हैं। डाविस्ट ब्रदर, कृपया सावधान रहिएगा और वहां पहुंचने के बाद अपनी पहचान छुपा कर रखना ही बेहतर होगा। इस दुनिया में ऊर्जा खत्म हो चुकी है। अगर किसी को पता चला कि आप यहां से आए हैं तो वे जरूर छानबीन करेंगे और आपकी दौलत छीनने की कोशिश करेंगे। झंग एक्सायन ने मन ही मन सोचा, अगर उस चुड़ैल नंगोंग याओ ने मुझे पहचान लिया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। हालांकि मैंने अपना नाम बदल लिया है, पर मुझे अपना हुलिया भी काफी बदलना होगा। ये सोचते हुए उन्होंने सिर हिलाया। सलाह के लिए शुक्रिया। असल में मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता था। क्या आपने कभी युन मियाओ सेक्ट के बारे में सुना है? ये नाम सुनते ही उन दोनों के चेहरे पर एक सिहरन दौड़ गई। युन मियाओ सेक्ट हमारे दक्षिणी क्षेत्र के 2 सबसे बड़े पंथों में से एक है। इसके अनगिनत चेले हैं और इसका इलाका ग्रेट लाइन से 100 गुना ज्यादा बड़ा है। इसके नीचे सैकड़ों छोटे छोटे पंथ काम करते हैं। सोमवे ने आगे बताया, मैं और सीनियर सिस्टर असल में शुयुन सेक्ट के साधक थे, जो युन मियाओ सेक्ट का ही एक हिस्सा है। मैं एक साधारण साधक था।
जबकि ली परिवार का शुयून सेक्ट में काफी दबदबा था। वहां जो सबसे टैलेंटेड होते हैं उन्हें मुख्य यूनमियाओ सेक्ट में भेजा जाता है। सीनियर सिस्टर बहुत प्रतिभाशाली थी और उन्हें वहां जाने का मौका मिला था, पर मेरी वजह से सब बिगड़ गया। ये कहते हुए सोमवेई का चेहरा पछतावे से भर गया, पर ली मॉय ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ पकड़ लिया। उस समय हम एक दूसरे के प्यार में थे, लेकिन यूनमियाओ सेक्ट की जिस शाखा में उन्हें जाना था वहां की शर्त थी कि साधक को शुद्ध और निष्पाप रहना होगा और सभी सांसारिक भावनाओं और रिश्तों को त्यागना होगा। सीनियर सिस्टर ने ऐसा करने से मना कर दिया। दबाव बहुत ज्यादा था। मैंने तो हार मान ली थी, पर सीनियर सिस्टर अपनी जिद पर अड़ी रही। उन्होंने अपने परिवार से बगावत कर दी और चोरी छिपे मुझे अपनी जिंदगी सौंप दी। इस वजह से उनके परिवार ने उन्हें सजा दी, उनकी शक्तियां, कल्टिवेशन छीन ली और मुझे पंथ से बाहर निकाल दिया गया। ली परिवार ने हमें मारने के लिए गुंडे भी भेजे। कोई रास्ता न देखकर हम भागकर इस छोटी सी दुनिया में आ गए और तब से यही है। ली मियाओ ने शांति से कहा, असल में यूनमियाओ सेक्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो तो बस मेरे परिवार का डर था कि कहीं बड़ा पंथ उनसे नाराज न हो जाए। पर इतने सालों बाद मैंने और मेरे भाई ने सब भुला दिया है। मेरे परिवार ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा और बाद में मेरी शक्तियां छीन ली। अब सारा हिसाब बराबर है। और यूनमियाओ सेक्ट की वो विद्या जो अपनों से दूर रहने को कहती है, अगर मैं अपने भाई सोमवेई के साथ नहीं रह सकती तो ऐसी साधना का कोई मतलब नहीं है। इतना कहते ही उन दोनों ने एक दूसरे की उंगलियों में उंगलियां डाली और एक दूसरे को बड़े प्यार से देखने लगे। झंग एक्सायन को अचानक मिले इस रोमांटिक अटैक से थोड़ी घबराहट हुई। उन्होंने सोचा नहीं था कि ली मियाओ इतनी बड़ी प्रेमी, होपलेस रोमांटिक निकलेंगी। कुछ दिलासा देने वाली बातें करने के बाद झंग एक्सायन ने मुद्दे की बात पूछी, क्या आपने यूनमियाओ सेक्ट की नंगुंग याओ नाम की किसी महिला के बारे में सुना है? वो शायद कोई बड़ी सीनियर एल्डर होंगी। हमने कभी ये नाम नहीं सुना। हमारा लेवल इतना छोटा है कि हम इतने बड़े अधिकारियों के बारे में नहीं जान सकते। हालांकि यूनमियाओ सेक्ट के इलाके में टाइमो सिटिया नाम का एक शहर है, वहां एक नंगुंग परिवार रहता है। आपको वहां शायद कुछ पता चल जाए। झंग एक्सायन ने चुपचाप इसे नोट कर लिया। ली मियाओ और सोमवेई जानते थे कि झंग एक्सायन के पास बहुत से राज है, पर उन्होंने ज्यादा पूछताछ नहीं की। बस एक चेतावनी दी, डाओइस्ट ब्रदर, न तो यूनमियाओ सेक्ट और नहीं नंगुंग परिवार ऐसा है जिसे आप अभी चुनौती दे सके। अरे नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? सच कहूं तो मेरे पास जो भी साधना का सामान है वो यूनमियाओ सेक्ट की ही बदौलत है। मैं तो वहां सिर्फ शुक्रिया अदा करने जा रहा हूं। झंग एक्सायन ने बिना पलक झपकाए झूठ बोला। आधे साल बाद ग्रैंड कल्टिवेशन वर्ल्ड में शुयून सेक्ट से 500 कोस दूर ये एक दिव्य पत्थरों स्पिरिट ओरे की खान थी जो पहाड़ी के साय में स्थित थी। वहां कई मजदूर और साधक खुदाई में लगे थे। उन्हीं के बीच एक लड़की सबका ध्यान खींच रही थी। उसने पीले रंग के कपड़े पहने थे। उसने एक छोटा जैकेट और एक छोटा सा घाघरा पहना था जिसमें से उसके सफेद जुराबों से ढके पैर साफ नजर आ रहे थे। इस समय वो झुककर कुल्हाड़ी से खुदाई कर रही थी। उसकी उंगलियां गुलाबी हो रही थी और पसीने की बूंदें उसके लाल पड़े गालों पर चमक रही थी। जब भी वो खुदाई के लिए झुकती उसके कपड़ों का गला थोड़ा खुल जाता और उसकी कमर की गोलाई और पैरों की मजबूती साफ नजर आती। वहां आसपास काम करने वाले मर्द उसे देखकर मंत्रमुग्ध थे। आज यीनिन बहुत सुंदर लग रही है, खास तौर पर उसकी कमर और ये छोटी स्कर्ट। खुदाई करते करते थककर वो सुंदर लड़की एक पत्थर पर बैठ गई और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर अंगड़ाई ली। इससे उसका जैकेट थोड़ा ऊपर खिसक गया और उसकी कोमल कमर की झलक मिली जिस पर पसीने की बारीक बूंदें सूरज की रोशनी में मोती जैसी चमक रही थी। उसका नाम लिन यीनिन था। वो इस खान की सबसे सुंदर लड़की यानी माइनिंग फ्लावर थी। थोड़ी देर सांस लेने के बाद उसने अपने सीने के पास से पानी की एक बोतल निकाली और 2 बड़े घूंट भरे। फिर उसने पास खड़े एक लड़के की तरफ बोतल बढ़ाई और अपनी मीठी आवाज में बोली, सोम भाई, आप भी थक गए होंगे, क्या आप भी थोड़ा पानी पिएंगे? वो लड़का तो जैसे पागल ही हो गया। उसने यीनिन के सुर्ख लाल होठों को देखा और घबराते हुए बोतल पकड़ ली। उसे आज पानी का स्वाद शहद से भी ज्यादा मीठा लग रहा था। मैंने यीनिन के होठों से लगी बोतल से पानी पिया है। मैं कितना खुशनसीब हूं। लिन यीनिन ने अपनी उंगलियों से अपने बालों को कान के पीछे किया और मुस्कुरा दी।